मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है उस पर 7वां लेक्चर जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूं। ये जो लेक्चर्स हैं ये कैरियर प्लानिंग एकेडमी रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से मैं पेश कर रहा हूं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और टाइमली आप हमारे लेक्चर्स जो हैं उनको सुन सकें, देख सकें और उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसका जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बुनियादी ढांचा क्या है, उसका बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि ये एक वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें तब्दीली करना फ़िलहाल जो पार्लियामेंट है उसके लिए मुमकिन नहीं है। वैसे तो पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर मौजूद होती है कि वो किसी किस्म की भी कानून साजी या आइन साजी कर सकती है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट इसके मौजूदा स्ट्रक्चर में रहेगी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का यही जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है उसे रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जी, ये लेक्चर्स जो हैं ये यकीनन जुडिशरी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन या लॉ के जो मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशन हैं उनके हवाले से हैं। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारफ़ है। उसके बाद नीचे मेरी कुछ बुक्स जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। आपके सामने इस वक्त द मोस्ट रेलेवेंट बुक्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इशू पर हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। आप इन बुक्स को ख़रीद सकते हैं, इनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। तो ये जनाब हमारा लेक्चर 7 शुरू हो रहा है। दिस इज़ अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी इसमें तकरीबन जो बड़े फंडामेंटल किस्म के पॉइंट्स हैं वो 16 के करीब हैं, अगरचे इसमें थोड़ी सी अगर माइन्यूट डिटेल्स को देखा जाए तो फिर ये उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम ये इन तमाम जो आस्पेक्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है कि इट्स ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टम्स, ट्रेडिशन या कन्वेंशंस नहीं है। समटाइम्स हमारी पार्लियामेंट में या अदरवाइज जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन हो रही होती है तो वहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो कुछ कन्वेंशंस है, कस्टम्स या ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो कर लिया जाता है। लेकिन दैट्स वेरी रेयर। जहाँ पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनमें हर चीज़ को वाज़े किया गया होता है। लिहाजा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। यकीनन ये एक प्रीएम्बल, उसके बाद 280 आर्टिकल्स और फिर शेड्यूल्स पर मुश्तमिल है। बहरहाल आज वो हमारा इशू नहीं है। आज हम जस्ट इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि जिसमें तब्दीली करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। ये तब ही तब्दीली मुमकिन होगी जब सारे का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया जाए। यानी कि इस वक्त जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट्स इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें जब कभी चेंज की जाएगी, मसलन अगर हम पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। तो जनाब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमारा
प्रियम्बल है। प्रियम्बल जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बयान किए गए हैं और इसी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी बताया गया है कि उसमें क्या है। इससे पहले हम प्रियम्बल जो है उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसमें जी जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट खूबी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है कि दिस इज़ हैविंग द स्टेट रिलीजन। अक्सर जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस है उनमें स्टेट का रिलीजन नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है उसमें ये कहा गया है कि इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन और इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अलावा और कोई सिस्टम नहीं लाया जा सकता। इसके साथ साथ फिर आर्टिकल 2A है जिसके ज़रिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 1949 में पास हुई उसे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन सेम है। तो फिर जनाब आगे आर्टिकल 3 और 4 जो है उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती जो पीपल जो है अवाम की एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाती हो। और इसी तरह रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का मतलब आप बखूबी समझते हैं इससे क्या मुराद है। मुख्तसरन मैं बताता हूँ कि रूल ऑफ लॉ से ये मुराद है कि हर शख्स जो है वो कानून के सामने बराबर दर्जा रखता है और कोई शख्स जो है वो अबव द लॉ नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल 5 और 6 हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शख्स जो है उसकी लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की ओबीडियंस करेगा। तो देखें कि अगर कोई शख्स स्टेट के साथ लॉयल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ ओबीडियंट नहीं है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा भी तजवीज़ की गई है जिसे हाई ट्रीजन कहते हैं, जो कि आर्टिकल 6 में दी गई है। और हाई ट्रीजन जो है और इवन इसके हवाले से जो अबेटमेंट है या कोई अटैम्प्ट है वो भी काबिले सज़ा जुर्म है, जिसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया है जिसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ की सूरत में हो सकती है। फिर जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जी उसकी एक बड़ी जो प्रोमिनेंट करैक्टरिस्टिक है वो फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिहाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करते हैं, जबकि आर्टिकल 29 से लेकर 40 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डील करते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो हैं कि जिनको आप कोर्ट्स के ज़रिए इन्फोर्स करवा सकते हैं, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके मतलब स्टेट ने ये कमिटमेंट की है कि अगर उसके पास वसाइल मौजूद होंगे तो वो फिर उनको कंप्लाई करेगी। तो फिर जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इट्स गिविंग ए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 41 से लेकर 100 तक जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको डील करते हैं। तो फेडरल या फेडरेशन जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, यानी कि कुछ पावर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं जो बड़े लेवल यानी कि नेशनल लेवल की होती हैं, और जो लोकल और छोटे लेवल की पावर्स होती हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं। इस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पहले 3 लेजिस्लेटिव लिस्टें थी, बल्कि 2 लेजिस्लेटिव लिस्टें थी। एक जो थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, दूसरी कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। और 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद है। तो इससे मुराद ये है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो फेडरेशन के पास है और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं।
फिर जी 8वां फीचर जो है जी, दैट्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये है कि पार्लियामेंट जो है वो मुल्क का सुप्रीम अदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है और जो अदारों के दरमियान इख्तियारात जो है उनकी तकसीम को भी डील करता है। ये आर्टिकल 50 से लेकर 61 तक हैं। इस पर हम बड़ी तफसील के साथ अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जी हमारी जो पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है दैट्स बाई कैमरल। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट की डेफिनेशन है उसमें 3 शोबे शामिल है, मतलब उसमें प्रेसिडेंट शामिल है, उसमें सेनेट जिसे हम अपर हाउस कहते हैं वो है, और उसके बाद नेशनल असेंबली जो कि हमारी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है। तो इस तरह मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमारी जो पार्लियामेंट है दैट्स बाई कैमरल, दैट इज़ मीन के इसके 2 हाउसेज हैं। अपर हाउस इज़ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान एंड द लोअर हाउस इज़ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लेजिस्लेशन करने के लिए इन दोनों हाउसेज से बिल का पास होना ज़रूरी है, और इसमें जो नुमाइंदगी का तस्वर है वो डिफरेंट है। जो अपर हाउस यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो सूबों की नुमाइंदगी करता है, जबकि जो लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अवामी नुमाइंदगी करती है, जिसमें सूबे जो हैं उनमें पॉपुलेशन की बेसिस पर इलेक्शन होते हैं। फिर जी अगला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है जी वो उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस का तस्वर है, यानी कि जितने भी बुनियादी इलेक्शन हैं वो 1 मैन 1 वोट की बेसिस पर हैं। यानी कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन है, अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन है, अगर नेशनल असम्बली के इलेक्शन है, ये सारे के सारे डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन उसके बरक्स जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है या फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान है, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो उसके साथ साथ जी एक और जो खूबी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है वो रेफरेंडम कराने का इख्तियार है। यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि जब कभी वो मुनासिब समझे तो वो फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस पर किसी इशू पर अगर अवाम की जनरल राय की ज़रूरत हो तो वो फिर रेफरेंडम जो है उसका इनेकाद कर सकता है और फिर उसके मुताबिक जो भी उसमें एडवाइस मिले उस पर अमल दरामद कर सकता है। बट इट इज़ वेरी रेयर फिनोमेना। रेफरेंडम हमारे मुल्क में जब भी हुए हैं वो उस वक्त हुए जब यहाँ पर मिलिट्री आमरीत यानी कि आइन सस्पेंड था, और वो जो आमर थे उन्होंने अपने आप को लेजिटिमेसी दिलाने के लिए रेफरेंडम्स का इनकाद किया। आज तक हमारे मुल्क में किसी जनरल पब्लिक इशू पर रेफरेंडम का इनकाद नहीं हुआ। उसके बाद जी जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बुनियादी इदारे होते हैं, यानी कि पावर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी कि उसमें एग्जीक्यूटिव होती है, उसके बाद उसमें लेजिस्लेचर होती है और जुडिशरी होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को नुमाइंदगी करते हैं, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है, और तीसरा अदारा जो है दैट इज़ द जुडिशरी, और जुडिशरी जो है उसको सेपरेट और इंडिपेंडेंट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के पास ये इख्तियार हासिल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो इस तरीके से यकीनन आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस अदारे के पास कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन या लॉ की इंटरप्रिटेशन का इख्तियार हो वही सबसे ज़्यादा ताकतवर कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह चूँकि जुडिशरी ही बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसलिए जुडिशरी को इंतहाई ताकतवर माना जाता है। लेकिन उसके बरक्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो एग्जीक्यूटिव की और उसके साथ साथ जुडिशरी की पावर्स को कम कर सकती है, जबकि उसके बरक्स सिमिलरली पार्लियामेंट चाहे तो वो अदलिया जो है उसके इख्तियारात भी कम कर सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो इंटरप्रिटेशन का इख्तियार है वो पार्लियामेंट वो अदलिया के पास, जुडिशरी के पास ही रहता है।
उसके बाद ये एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हमारा मुल्क जो है उसमें सिंगल सिटीजनशिप है। जबकि उसके बरक्स अगर आप अमेरिकन सिस्टम को देखें तो वहाँ पर डुअल या डबल सिटीजनशिप है, यानी कि उसमें फेडरेशन की भी सिटीजनशिप होती है और उसके बाद स्टेट्स की भी सिटीजनशिप होती है। और स्टेट्स की जो सिटीजनशिप है वो एक स्टेट से कोई शख्स दूसरी स्टेट में मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट्स अबाउट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से मुराद ये सूबाई खुद मुख्तारी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि शुरू में हमारा जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दो लेजिस्लेटिव लिस्टें थी, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और दूसरी जो है वो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। लेकिन 18th अमेंडमेंट जो कि 2010 में पास हुई उसमें कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट रह गई है। तो इससे मुराद ये है कि वो सब्जेक्ट जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद हैं उनके अलावा बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सूबों के पास मौजूद हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में जो हमारा आईनी निज़ाम है उसमें सूबों के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं जो कि दुनिया में किसी भी फेडरल सिस्टम में मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि कभी कभी सूबों की तरफ से ये बात आती है जिसे सूबाई महरूमी की बात की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देखा जाए तो सूबाई महरूमी की बात कतई तौर पर नहीं की जा सकती। वो हमारे सूबों में मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस या करप्शन है कि जिसकी वजह से सूबे अपने वो तमाम इख्तियारात जो कि उनको हासिल हैं वो उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ताकतवर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मौजूद है जो कहीं भी मौजूद नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 15th करैक्टरिस्टिक है दैट्स नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ख़वातीन और मर्द जो है उनके बराबर के हकूक़ हैं, उनमें कतई तौर पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उस हवाले से आइन का आर्टिकल 25 जो है वो बहुत क्लियर है जिसमें इक्वालिटी की बात की गई है, बल्कि उसमें यहाँ तक कहा गया है कि ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए, उनको नेशनल लाइफ में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा हकूक़ या प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे तो वो भी दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है दैट्स ए वेरी कम्पैक्ट सिस्टम। और इसके अगर हम बड़ी मुख्तसरन बात करें तो उसमें हमारा जो सिस्टम है उसकी खूबियों में आप आ जाएं तो उसमें जी नंबर 1 तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है और पर्टिकुलरली सेपरेशन ऑफ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। उसके बाद जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है और सिंगल सिटीजनशिप है। यकीनन चूँकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, आपको जो बुनियादी आइनी निकात है उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई होगी। मज़ीद अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे जिनका मैंने साथ साथ रेफरेंस दिया हुआ है तो आप बड़ी आसानी के साथ इस लेक्चर को मज़ीद समझ सकेंगे जो कि फिर आपको सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।